शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि माफिया, डॉन, अपराधी, गुंडे, मवाली कह रहे हैं कि लिख कर दो, एनकाउंटर तो नहीं करोगे। यह है योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनकी पुलिस का इकबाल और भौकाल उत्तर प्रदेश में। सभी डरे हुए, सभी योगी के रौद्र रूप से इस वक्त घबराए हुए। कौन कौन डरे हैं, अगली तस्वीर दिखाई। अतीक को डर लग रहा है कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। सोचिए, डॉन डर रहा है एनकाउंटर ना हो जाए। अगली तस्वीर दिखाइए। अतीक का बेटा असद फरार है, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। अगली तस्वीर दिखाइए। अतीक का भाई, डॉन का भाई अशरफ भी डर रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। अगली तस्वीर दिखाइए। जब ये बड़े बड़े डॉन डर रहे हैं और घबरा रहे हैं, तो छुड़भइये, अपराधी, कैदियों का सोचिए हाल क्या होगा। कलेजा मुंह को आ रहा है, इतना डर लग रहा है। सुनवाने जा रहा हूं मैं आपको, सुनिए जरा। एक कैदी को जब लेकर पुलिस बाहर निकली, वो कह रहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, लिख कर दो तभी आपके साथ बाहर जाऊंगा। सुनिए जरा। नहीं मारोगे आप हमको, हमें सोच रहे सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे। आप हमको लिखत दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए, गोली नहीं मारेंगे आप। जो चीज है ही नहीं, ये हमें लिखत दे दे कि गोली नहीं मारेंगे। हम ड्रामा सेंटर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी फूटी सुबह दी है इनको। आप हमें सोच रहे सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे। आप हमको लिखत दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए, गोली नहीं मारेंगे आप। जो चीज है ही नहीं, ये हमें लिखत दे दे कि गोली नहीं मारेंगे। हम ड्रामा सेंटर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी फूटी सुबह दी है इनको। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सिर्फ ये नहीं, ये देखिए जरा। सहारनपुर में भी इसी डर में सरेंडर करने पहुंच गया ये शख्स। सहारनपुर नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मुजफ्फरनगर में भी इसी डर में सरेंडर करने पहुंच गया कि इसका नंबर ना आ जाए कहीं, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा अपराध नहीं करूंगा, तख्ती लेकर गया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बुलंदशहर में भी एनकाउंटर हुआ। ये डर और ये खौफ है, और ये है योगी का खौफ। अपराधियों, डॉन, माफियाओं में ये खौफ अच्छा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। योगी के खौफ से बड़े बड़े डॉन और माफिया थर थर कांप रहे हैं। कितने दिन की सांसें बची हैं, ये खुद नहीं जानते। डॉन अतीक के पूरे परिवार को एक साथ गाड़ी पलटने का डर सता रहा, तो डॉन मुख्तार की उल्टी गिनती उसी दिन चालू हो गई जिस दिन योगी पंजाब से खींचकर उत्तर प्रदेश लाए। सोचिए, जब बड़े बड़े डॉन माफियाओं की योगी आदित्यनाथ से रूह कांप रही है, तो छोटे गुंडे अपराधियों का हाल क्या होगा। यह हरदोई की जेल में बंद था, जेल से बाहर निकलने को तैयार नहीं, इलाज कराने को तैयार नहीं। डर है कि कहीं बाहर ठोक न दिया जाए। आप हमें तो ये बताया गया, गोली नहीं मारोगे आप हमको, हमें सोच रहे सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे। आप हमको लिखत दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए, गोली नहीं मारेंगे आप। जो चीज है, ये हमें लिखत दे दे कि गोली नहीं मारेंगे। हम ड्रामा सेंटर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी फूटी सुबह दी है इनको। आप लिख के दोगे तब चलेंगे यहाँ से, यहाँ दोगे लिख के, तुम यहाँ दोगे लिख के, बात मानो। लोग लिखत दे दे कि हम गोली नहीं मारेंगे और हम आराम से इनके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है हम तुमको ड्रामा ले जाके गोली मार देंगे रास्ते में। ये अकेला नहीं जिस योगी की पुलिस से मौत का डर सता रहा है। एक और तस्वीर सहारनपुर से आई है कि पूरे परिवार के साथ पुलिस थाने पहुंच गया, सिर्फ इस डर से कि कहीं एनकाउंटर न हो जाए। ये योगी का खौफ है, यूपी के सीएम का डर है, और अपराधियों में कानून का खौफ अच्छा भी है और जरूरी भी। तभी उत्तर प्रदेश में आम लोग चैन की नींद सो पाएंगे। आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। ये जो डरा हुआ है, ऐसे ही अतीक और मुख्तार डरे हुए हैं।
इकलौते सिर्फ ये नहीं है, बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी फहरिस्त है। कौन कौन है देखिए जरा, ये देख रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े अतीक अहमद, उनके बगल में मुख्तार। ये जो डर है यही डॉन और माफियाओं में डर है, और इसीलिए इस तरह के गुंडे और अपराधी खौफजदा हैं। यूपी में एनकाउंटर के डर से कैदी भी कांप रहे हैं। ये कैदी जिसे आप देख रहे हैं, जेल में बंद अपराधी पेशी पर जाने से कतरा रहा है। वो कह रहा है अस्पताल में इलाज के लिए इसे ले जाना था, ये इलाज के लिए भी जाने को तैयार नहीं है। कह रहा मैं इलाज नहीं कराऊंगा। हरदोई में कैदी ने इलाज से मना कर दिया कि जेल से निकलकर बाहर नहीं जाऊंगा मैं। इलाज के लिए जाने के दौरान इसे एनकाउंटर का डर है, और कैदी ने मेडिकल कॉलेज में ही हंगामा शुरू कर दिया। आप हमें लिख कर दो कि गोली नहीं मारोगे हमको, हमें गोली नहीं मारोगे तभी जाएंगे बाहर। गंगा की तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए कि गोली नहीं मारेंगे। बार बार कह रहा है गोली नहीं मारोगे। योगी जी ने पुलिस को कौन सी बूटी सुंघाई है पूछ रहा। यूपी पुलिस अब एनकाउंटर कर रही है, और पुलिस पैर पर ही गोली मार देती है। हरदोई जिला जेल में बंद कैदी का नाम है रिजवान, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त। कैदी रिजवान को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जाया गया था कि चलो तबीयत खराब है, किडनी ठीक नहीं, डायलिसिस करा दें। अस्पताल ने रिजवान को लखनऊ शिफ्ट करने के लिए कहा, लेकिन नहीं, जाने को तैयार नहीं। रिजवान ने हंगामा शुरू कर दिया अस्पताल के बाहर। लखनऊ से जाते वक्त एनकाउंटर का डर सता रहा इसे। रिजवान ने डायलिसिस कराने से ही इनकार कर दिया कि जिंदा रह लेंगे कैसे भी, किडनी कुछ दिन चलेगी लेकिन एनकाउंटर ना हो जाए कहीं। पत्नी पर तेजाब फेंकने के मामले में जेल में बंद है रिजवान। यूपी के सहारनपुर में भी गैंगस्टर को एनकाउंटर का डर सता रहा है। एनकाउंटर के डर से गैंगस्टर ने सरेंडर कर दिया, परिवार के साथ थाने में सरेंडर करने पहुंचा था। गैंगस्टर मुंतजिर ने भविष्य में अपराध ना करने की कसम भी खाई है। पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जरा सुनिए पुलिस क्या कुछ कह रही है। विनोद द्विवेदी हैं, सीओ हरदोई। तिहानी का एक निरुद्ध बंदी जिला जेल से जिला चिकित्सालय के लिए डायलिसिस के लिए ले आया गया था, जहां वह डायलिसिस कराने से मना कर रहा था और हंगामा काट रहा था। बाद में पुलिस द्वारा समझा बुझा करके उसका डायलिसिस कराकर उसे पुनः जिला जेल भेज दिया गया है। तो सिर्फ ये अपराधी डरा हुआ नहीं है, देखिए जरा और कौन कौन डरा हुआ है। सब डरे हुए हैं, और ये डर अच्छा है, क्योंकि ये डरे रहेंगे तभी उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित रहेंगे। ये सब डरे हैं। डर नंबर 1 किसको है? अतीक को एनकाउंटर का डर है, यानी सबसे बड़ा डॉन भी डर रहा है। साबरमती जेल से प्रयागराज लाते वक्त गाड़ी पलट सकती, इसको ये डर है। एनकाउंटर के डर से सुप्रीम कोर्ट चला गया, याचिका लगा दी है। साबरमती जेल से बाहर ही नहीं आना चाहता है अतीक। याचिका में जेल शिफ्टिंग का अतीक ने विरोध कर दिया। अगला डर अतीक के भाई अशरफ को है। अतीक के भाई अशरफ को भी एनकाउंटर का डर है। अशरफ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है कि बाहर नहीं आना है। याचिका में जेल शिफ्ट करने का विरोध किया है। बरेली जेल में अभी बंद है अतीक का भाई अशरफ। अशरफ की मदद करने पर जेल कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। उससे बड़ा डर किसको है? अतीक के बेटे अली को भी एनकाउंटर का डर है। अतीक का बेटा अली यूपी के नैनी जेल में बंद है। अली अहमद की रातों की नींद गायब है। डर इतना है कि जेल में मौजूद पुलिस वालों से बार बार सवाल करता है, बताओ भला आप कौन टपकाया गया। सवाल पूछ रहा है, बार बार जेल शिफ्टिंग को लेकर सवाल करता है, और कहीं उसका जेल शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा है, यह भी पूछ रहा है। जेल शिफ्ट करने के दौरान एनकाउंटर का डर है इसे। अब आए बारी अतीक के बेटे की। अतीक के दूसरे बेटे असद, एनकाउंटर का खौफ असद को भी है जो फरार है। सीसीटीवी में फायरिंग करते हुए असद कैद हुआ। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी योगी से गुहार लगाई, परिवार के एनकाउंटर की आशंका जताई है। इन सब को खौफ किस चीज का है कि एनकाउंटर हो सकता है। ये बात कौन? अतीक की बहन भी कह चुकी है, और न सिर्फ अतीक की बहन, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी भी कह चुकी है। तो सबको एक ही डर है, और ये डर अच्छा है। सुनिए। एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन
हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफ़ा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है में पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गई तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम लोग को वहीं से उठाया, मेरे मायके से तीनों को उठाया। ये जो डर है, ये डर बेवजह नहीं है। ये डर क्यों है सोचिए जरा। योगी का ये जो डर है, इसके पीछे बड़ी वजह है। जब से योगी ने शपथ ली है, उसके बाद से योगी ने जो एक्शन चलाया है, इसके डर के पीछे वजह है ये आप देख रहे हैं। योगी ने क्या किया है ये मैं आपको बता रहा हूं। 6 साल में 10,500 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं सिर्फ 6 साल में। 178 हिस्ट्री शीटर बदमाश मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। 23,000 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए। बदमाशों की गोली से 1400 पुलिस जवान घायल। अब आंकड़ा देखिए जरा, शपथ लेने के बाद से कितने एनकाउंटर में ढेर कौन कौन हुआ। 17 में 28 ढेर हुए, 18 में 41, 2019 में 34 ढेर हो गए, 2020 में 26, 21 में 26। अब देखिए संख्या धीरे धीरे कम हो रही, पहले बढ़ी थी 17 से, अब कम होते होते 6 तक आ गई। 23 के 3 महीने में 9 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं। उमेश पाल शूटआउट में अब तक 2 ढेर किए जा चुके हैं। अरबाज और उस्मान को पुलिस ने मार गिराया है। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 64 अपराधी ढेर कर दिए गए। आगरा वाराणसी जोन में 19 बदमाश मारे गए हैं। लखनऊ जोन में 11, प्रयागराज जोन में 10 अपराधी ढेर हुए हैं। यह है तस्वीर। ये जो अतीक अहमद को डर लग रहा है या बाकियों को डर लग रहा है, ये बेवजह नहीं है। अब जरा सुनिए, हरदोई वाले को डर जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, सुनिए। नहीं, आप हमें तो ये बताया गया गोली नहीं मारोगे आप हमको हमें सोच रही सीधी बात, आप हमको गोली नहीं मारोगे। आप हमको लिखत दीजिए और गंगा तरफ हाथ उठाकर कसम खाइए गोली नहीं मारेंगे। आप लोगों ने मारा, जबरदस्ती मारा इन लोगों ने। ये हमें लिखत दे दे कि गोली नहीं मारेंगे, हम ड्रामा सेंटर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी फूटी सुबह दी है इनको। आप लिख के दोगे तब चलेंगे यहाँ से, यहाँ दोगे लिख के, तुम यहाँ दोगे लिख के, बात मानो, तुम यहाँ दोगे लिख के। तो लोग लिखत दे दे कि हम गोली नहीं मारेंगे और हम आराम से इनके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई विवाद नहीं है। जो भी शख्स उत्तर प्रदेश में रहता है वो चाहता है अपराधी ऐसे ही डरे रहे, ऐसे ही खौफ रहे। क्राइम करने से पहले ये 1000 बार सोचें, सभी ये चाहते हैं, तभी सुरक्षित महसूस करेंगे अपने घर में। अब जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के लोग इस डर पर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सता रहा है और होना भी चाहिए। आम पब्लिक के अंदर एक जो दहशत का हमेशा स्वभाव बना रहता था कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, व्यापारी के साथ क्या हो जाएगा, कम से कम उस खौफ से तो मुक्त हो गया व्यापारी। इसी सरकार का ही डर है। अभी तक तो हम लोग भी हैं, अभी नए यूज के यंगस्टर्स हैं, मगर डर का अगर डर देखा किसी सरकार का तो योगी सरकार का ही डर देखा है। माफियाओं में, बदमाशों में हम लोग सड़क पे आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके, सब टेंशन फ्री होके फैमिली भी रहते हैं। जी बिल्कुल डरे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 0 टॉलरेंस की जो नीति है योगी जी की, जिसके तहत से कहते हैं कोई भी अगर कहते हैं कोई गलत काम करता है, प्रदेश में शांति फैलाने की कोशिश करता है, तो जिस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई योगी जी करवाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मन में खौफ बैठा है, डर बैठा है। जी हाँ, उसका भी है इफेक्ट। और कुछ चीजें जो योगी जी की हैं, जैसे वो थोड़ा
रिलीजियस है, रिलीजियस पर्सन है, तो वो चीज़ भी लोगों के अंदर आ रही है कि हाँ कर्म ज़रूरी है, कर्म करोगे तो ही अच्छी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी, आपके पास आएंगी। आइए इस पूरे हत्याकांड में अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं लेडी डॉन से। आप भी सोच रहे होंगे लेडी डॉन कौन है? ये जो शूटआउट हुआ प्रयागराज में, ये जो शूटआउट हुआ उससे पहले मैं आपको बताऊं जितने लोग इस हत्या में शामिल थे, इसमें जितने लोग गोली चला रहे थे ये इस वक्त मोस्ट वांटेड है। इन सब को उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है और इन सब पर इनाम की राशि और बढ़ाई जा चुकी है। देखिए जरा सबके चेहरे ध्यान से पहचान लीजिए। सबसे पहले असद, इनाम 5 लाख, माफिया अतीक का बेटा, प्रयागराज शूटआउट का मुख्य आरोपी है। ये नेपाल में छिपे होने की खबर है। अगली तस्वीर देखिए, गुड्डू मुस्लिम बमबाज, इनाम 5 लाख। गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ नजर आ रहा। अतीक का बेहद करीबी है ये बमबाज गुड्डू मुस्लिम, बम बनाने और फेंकने का भी एक्सपर्ट है। बाइक पर बैठकर भी ये बम बना लेता है। अगला नाम है अरमान, इनाम 5 लाख, बाइक पर सवार था उस दिन। बिहार का रहने वाला है ये शूटर अरमान। टोपी लगाकर उमेश पाल पर फायरिंग कर रहा था उस वक्त। तमंचा रखने के आरोप में पहले भी ये जेल जा चुका है। अगला नाम है गुलाम मोहम्मद, इनाम 5 लाख। उमेश पाल की हत्या में पिस्टल से फायरिंग करता हुआ यह नजर आया और शूटर गुलाम पर पहले भी जानलेवा हमले का केस दर्ज हो चुका है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से गुलाम फरार है। अब है अगला नाम साबिर, इनाम 5 लाख। उमेश पाल पर राइफल से साबिर ने गोलियां चलाई और एनकाउंटर में मारे गए अरबाज के गांव का रहने वाला है ये साबिर। साबिर को पुलिस ढूंढ रही है। अब आप सुनिए जरा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। वो सभी चीजें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। सब चीजें जाती रहती हैं, टीमें वो विवेचक भेजते हैं, वहाँ कमिश्नर के द्वारा समय समय पर इसकी ब्रीफिंग की जाती है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एडीजी को सुन लिया आपने। यूपी पुलिस किसे ढूंढ रही? यूपी पुलिस एक मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है। अतीक की पत्नी अतीक डॉन और शाइस्ता चाहती थी लेडी डॉन बनना। ये जो पूरी साजिश रची गई उमेश की हत्या में, उसमें शाइस्ता का बहुत बड़ा रोल है। देखिए जरा शाइस्ता ने क्या भूमिका निभाई है। लोगों को लग रहा होगा अतीक की पत्नी है, लेकिन फरार क्यों है, क्या रोल है इस एनकाउंटर में, वो आपको बताने जा रहा हूं। प्रयागराज शूटआउट के बाद से शाइस्ता फरार है। अतीक के काले धंधे संभालना चाहती थी शाइस्ता। पुलिस का दावा यह है कि शाइस्ता लेडी डॉन बनना चाहती थी। अतीक की जगह कमान संभालने की इनकी प्लानिंग थी। अतीक के शूटरों के साथ लगातार संपर्क में थी। उमेश पाल मर्डर केस में हर कदम पर साथ थी और शूटआउट के बाद शूटरों से शाइस्ता मिली थी। शाइस्ता ने सभी शूटरों को भगाने में मदद भी की है। सभी शूटरों को शाइस्ता परवीन ने ही पैसे भी दिए। हत्या के बाद फरार होने के लिए लाखों रुपए दिए गए। बेटों को बचाने के लिए भी शाइस्ता ने खास प्लानिंग की थी। आपको याद होगा एनकाउंटर के बाद ये सब वहीं गए थे जिस घर में, जफर के घर में शाइस्ता मौजूद थी। वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश शाइस्ता ने की। शाइस्ता ने ही असद को मौके पर कमान संभालने भेजा। बेटे असद की लोकेशन लखनऊ में दिखाने की कोशिश की शाइस्ता ने और पुलिस का दावा है शाइस्ता भी इस पूरी साजिश में शामिल। इसी के बाद शाइस्ता पर इनाम भी घोषित कर दिया गया। अभी 25,000 का इनाम है और जल्द ही यूपी पुलिस यह इनाम बढ़ाने वाली है लेडी डॉन पर। शाइस्ता परवीन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है और इसलिए शाइस्ता कोर्ट चली गई है अपनी जमानत के लिए, क्योंकि उन्हें डर है कि अरेस्ट किया जा सकता है। शाइस्ता की पूरी कुंडली में आपको बताने जा रहा हूं कि शाइस्ता अतीक से कहां मिली, कब मिली और क्यों शाइस्ता चाहती है डॉन बनना। माफिया डॉन की पत्नी है शाइस्ता परवीन, फरार है। शाइस्ता परवीन की शादी अतीक अहमद से 1996 में हुई थी। शाइस्ता परवीन प्रयागराज के दामूपुर गांव की रहने वाली। इनके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे, लेकिन उमेश पाल शूटआउट के बाद अतीक परिवार पर आफत टूट पड़ी। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, लेकिन अभी पूरा परिवार अलग अलग है। अतीक सहित 2 बेटे जेल में बंद हैं, असद फरार है,
2 नाबालिग बेटे कहां हैं, इसको लेकर परिवार को कुछ नहीं पता। 2 बेटे अभी तक गायब हैं। शाइस्ता अतीक से ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब शाइस्ता पर इनाम घोषित हो चुका और उमेश पाल शूटआउट में नामजद भी हैं। दरअसल अतीक के साबरमती जेल शिफ्ट होने के बाद शाइस्ता की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। वो लेडी डॉन बनने की राह पर आगे बढ़ रही। अतीक के सारे शूटर से पहचान की उन्होंने। अतीक का पूरा काला साम्राज्य खुद चलाना चाहती थी। बेटों और शूटरों की मदद से वो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनने की तैयारी कर रही थी। प्रयागराज शूटआउट से 5 दिन पहले के इस वीडियो से पता चलता है कि शाइस्ता अब अतीक के इस काले धंधे में कितना आगे बढ़ चुकी थी। अतीक के शूटर के साथ इस तस्वीर में शाइस्ता नजर आ रही। शाइस्ता 5 लाख के इनामी शूटर साबिर के साथ दिखी थी। वो नीवा में अतीक के गुर्गे बल्ली पंडित से मिलने गई थी। साबिर उमेश पाल हत्याकांड में 5 मोस्ट वांटेड शूटर्स में से एक है। तो ये तो बात हो गई लेडी डॉन की, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस आसमान और पाताल और जमीन से भी खोज निकालेगी, इस तैयारी में है। यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। खास वॉर रूम तैयार किया गया। आपको बताऊं कि कुछ जोन है जिसमें सारे काम बंद कर दिए गए। सिर्फ एक काम हो रहा है, अतीक, उसके गुर्गे, शूटर्स को तलाशना। इसी काम में लगी है। जो वॉर रूम है उसमें एसटीएफ क्या कर रही है, प्ले कीजिए ग्राफिक्स। अतीक के शूटरों की तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वॉर रूम बना दिया गया। उमेश पाल मर्डर में असद समेत शूटरों की तलाश जारी है कि आखिर गए कहां। नोएडा और मेरठ टीम को पूरा इलाका दे दिया गया है, यानी नोएडा और मेरठ की टीम इस एक काम में लगी। बाकी तमाम ऑपरेशन बंद है फिलहाल और सिर्फ अतीक के शूटरों की तलाश हो रही है। इस वक्त 300 मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर लगा दिया गया है। इन नंबरों के कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। साथ ही आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी भी जारी है। शूटआउट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भागे थे ये आरोपी। यहां जिसने शूटरों को पनाह दी उसकी भी तलाश हो रही है। नोएडा और मेरठ एसटीएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। यहां से नेपाल और दूसरी जगह भागने की आशंका जताई गई है। मेरठ के भवानी नगर में अतीक का बहनोई रहता है। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक से भी पूछताछ की है पुलिस ने। ग्रेटर नोएडा में अतीक के घर पर भी छापेमारी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि डॉन का बेटा कहां है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, यह आप देख रहे हैं डॉन के बेटे की ये जो पूरी प्लानिंग थी, इस प्लानिंग में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई। अगली तस्वीर दिखाई। डॉन के बेटे ने जिस फोन का इस्तेमाल किया, एक फोन तो लखनऊ में मिला, लेकिन इस मर्डर में, उमेश के मर्डर में, मोबाइल फोन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। असद ने सबके मोबाइल बदल डाले। देखिए जरा मोबाइल की प्लानिंग कैसे की गई, ये आप देख रहे हैं। ये क्रेटा गाड़ी है और ऐसी ही क्रेटा गाड़ी थी जिसके जरिए हत्या की गई उमेश की। ऐसी ही क्रेटा गाड़ी में ये सब बैठकर गए थे। लेकिन मोबाइल, दरअसल माफिया अतीक के बेटे असद पर यह नया खुलासा हुआ। खुलासा यह कि प्रयागराज शूटआउट के बाद यह पूरी साजिश रची गई। उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटरों के मोबाइल जमा किए असद ने कि अपने अपने मोबाइल दे दो। उमेश के मर्डर के बाद असद ने सभी शूटरों को पुराने मोबाइल लेकर नए मोबाइल दिए। मोबाइल के साथ ही असद ने नए सिम कार्ड्स भी दिए। पुराने मोबाइल और सिम सभी ने वहीं छोड़ दिए। मोबाइल और व्हाट्सएप एक्टिवेट करके दिया, यानी व्हाट्सएप एक्टिवेट करके दिया। नए फोन में व्हाट्सएप पर ही संपर्क करने की हिदायत दी कि इसी पर हम बात करेंगे, बाकी कॉल पर, नॉर्मल कॉल पर बातचीत नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के जरिए बात करते थे ये लोग। असद ने 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदे। फर्जी नाम और पते पर ये सिम कार्ड खरीदे गए। पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। शूटरों को अलग अलग लोकेशन पर भागने की सलाह दी गई। प्लानिंग ऐसी थी कि असद का केस में नाम नहीं आता। असद को गाड़ी से उतरने से अतीक ने मना किया था, लेकिन इस गाड़ी में असद बैठा था। उमेश पाल के भागने पर असद गाड़ी से निकल आया बाहर। कहा गया था गाड़ी में बैठे रहना, बाहर से ही पूरे मर्डर को देखोगे, एनकाउंटर को। इसके बाद असद ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी बाहर निकलकर। सीसीटीवी में फायरिंग करते हुए असद कैद हो गया और असद फंस गया। लखनऊ में मोबाइल और एटीएम कार्ड रखे गए थे जानबूझकर, ताकि असद की लोकेशन लखनऊ में दिखाई जा सके। लखनऊ में असद के एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल किया गया। ठीक उसी वक्त
जिस वक्त उमेश की हत्या हुई उसी वक्त एटीएम कार्ड यूज किया गया, ये बताने के लिए असद तो लखनऊ में था, एटीएम से पैसे निकाल रहा था। लेकिन असद ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। असद की लोकेशन पता चल चुकी है। असद के अलावा गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन का भी पता चल गया। देखिए जरा कहां छिपे असद और गुड्डू मुस्लिम। सबसे पहले असद को मैं बताऊंगा आपको, बहराइच देख रहे हैं, बहराइच से नेपाल का रास्ता पड़ता है। नेपाल में जगह है पोखरा। अतीक के बेटे असद की लोकेशन यहीं मिलने का दावा किया गया। शूटआउट के बाद नेपाल पहुंच चुका है असद। बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गया है। नेपाल के पोखरा में छिपे होने का दावा किया जा रहा है। नेपाल में असद को उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है। यूपी पुलिस की 2 टीमें नेपाल में मौजूद हैं। 2 टीमों ने नेपाल में कई जगह छापेमारी की है। एसटीएफ की 11 लोगों की एक टीम तलाश कर रही है। असद के लिए 100 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर है। काठमांडू में कई जगहों पर लगातार तलाशी हो रही है। मददगारों की भी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। एसटीएफ और पुलिस को कई संदिग्ध नंबर भी मिल गए हैं। अगला नाम है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का। गुड्डू मुस्लिम का सुराग मिल गया है और गुड्डू मुस्लिम के बरेली में छिपे होने का दावा किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी किया गया यह अलर्ट। गुड्डू मुस्लिम के पास फेक आईडी कार्ड है। संदीप चौधरी के नाम से यह आईडी है। गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना हुलिया भी बदल रहा है और सफेद दाढ़ी रखने का शक जताया जा रहा है। होटलों में यात्रियों की पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। तो यूपी पुलिस से ज्यादा वक्त तक गुड्डू मुस्लिम नहीं बच सकेगा। आज की एक और बड़ी खबर है, बिहार से यह खबर आई है, भ्रष्टाचार पर बिहार में सियासी दंगल शुरू हो गया। बिहार में विधायक मांग कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए माइक उखाड़ दिया विधायक ने। ये देखिए पूरा माइक घुमाया 1 बार 2 बार और उसके बाद माइक को जड़ से उखाड़ फेंका। ये देखिए उखाड़ दिया माइक। पूरी जोर आजमाइश की है। विधायक का गुस्सा था कि तेजस्वी इस्तीफा दे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए माइक घुमा रहे हैं। पहले माइक को बजाया विधायक साहब ने, उसके बाद 2 बार घुमाया और फिर खींच दिया। ये देखिए माइक हाथ में आ गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और उसके बाद ये देखिए फिर यही काम बचा था कि माइक कैसे जोड़ा जाए। अब आइए आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या बिहार विधानसभा में। दरअसल बिहार विधानसभा में आज अजीबोगरीब नजारा दिखा। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, एक बार तो लगा मानो कि आज आपस में भिड़ ही जाएंगे, आज 2-2 हाथ हो जाएगा। लेकिन जैसे तैसे मामला नोकझोंक और बहस पर ही रुक गया। दरअसल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, विपक्ष ने आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के मामले पर मोर्चा खोल दिया और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग करने लगे। बीजेपी का कहना था कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार तेजस्वी पर आखिर चुप्पी क्यों साधे, इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे तेजस्वी का। किसी तरह सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी तो प्रश्नकाल में एक नया विवाद खड़ा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान पर माइक तोड़ने के आरोप लगे। इस दौरान लखेंद्र पासवान बेहद गुस्से में नजर आए। माइक तोड़ने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने लखेंद्र पासवान को सदन से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। स्पीकर की इस कार्रवाई पर लखेंद्र पासवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। विधानसभा के बाहर उन्होंने स्पीकर के इस फैसले पर जबरदस्त भड़ास भी निकाली। सुनिए जरा। सब विषय पर मैं प्रश्न किया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का हमको अधिकार है और मेरा माइक बंद कर दिया गया। अब माइक केवल हमने यह कहा कि भाई माइक बंद है और हम प्रश्न के जवाब देना मेरा अधिकार है, जिसलिए पातेपुर के महान जनता ने भेजा है। यदि बिहारों के दलितों के आवाज उठाना, उसके हित में उठाना यदि गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। अगर बिहार में सेविका और दरअसल विधानसभा में बात इस कदर आगे बढ़ गई कि सत्ता पक्ष के एक विधायक ने सारी सीमाएं लांघी। उस विधायक ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो सदन की मर्यादा के खिलाफ था और इसी को लेकर वैशाली जिले के पातेपुर से बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान आग बबूला हो गए और रही सही कसर स्पीकर की कार्रवाई ने पूरी कर दी। विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। सदन से वॉकआउट कर दिया पूरे विपक्ष ने। विपक्ष की 2 टूक मांग है कि स्पीकर अपना फैसला वापस ले, जिस विधायक ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर खुलकर एक तरफा ढंग से सदन चलाना चाह रहे हैं। एक रणनीति के तहत सदन से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। खुल करके आसन से एक तरफा सदन चलाना चाहते हैं, इसको हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये मनमानी आसन की गरिमा को गिरा रहा है, आसन की मर्यादा को गिरा रहा है और सत्ता में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद को जिस व्यक्ति के द्वारा कलंकित किया जा रहा है और पूरे बिहार के अंदर जो वातावरण अपराध और भ्रष्टाचार का बनाया जा रहा है, प्रतिपक्ष उसके विरोध में आवाज उठाती है, प्रश्न उठाता है। इससे बौखला करके एक रणनीति के तहत प्रतिपक्ष को सदन से बाहर करने का एक सुनियोजित खेल इन्होंने। एक तरफ विधानसभा में सियासी संग्राम चल रहा था तो दूसरी तरफ विधान परिषद में जमकर हंगामा हो रहा था। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया और दो टूक कहा कि बीजेपी विधायक के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। माले विधायक और आरजेडी विधायकों द्वारा बीजेपी विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये हुआ आज बिहार की विधानसभा में। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। योगी की भक्ति से विरोधी डर गए, कांप रहे थर थर कि आखिर योगी कर क्या रहे। अगली तस्वीर दिखाई। योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि नवरात्र पर राज्य में रामायण पाठ हो। अगली तस्वीर दिखाई। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में रामायण पाठ होगा। अब पाठ होगा, अगली तस्वीर दिखाई। उसके लिए एक ऑर्डर जारी किया गया। ये आदेश है 29 से 30 मार्च 2023 अष्टमी और श्री राम नवमी के अवसर पर यह होना है। लेकिन इस शक्ति पूजा से बहुत से विरोधियों को डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि योगी तो स्कोर करते जा रहे हैं, 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब योगी रामायण का पाठ भी कराएंगे तो फिर विरोधियों को वोट कैसे मिलेगा। सुनिए जरा। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जब वो सरकार में थे तो रोजा अफ्तार के लिए पैसा देते थे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे। अब रही बात, अब नवरात्रि पे कार्यक्रम नहीं होंगे तो कब होंगे, और हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में होंगे। सीएम योगी की शक्ति पूजा से विरोधियों को आखिर डर क्यों लग रहा है। सीएम योगी ने रामनवमी और नवरात्रि मनाने का ऐलान क्या किया, विपक्ष संविधान की दुहाई देने लगा। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। सवाल यही है कि जो सरकारें रोजा इफ्तार से लेकर तमाम धार्मिक आयोजन करने पर करोड़ों खर्च कर देती थी, वही आज योगी के फैसले पर सवाल उठा रही है। उन्हें डर है कि योगी की शक्ति पूजा उन्हें चुनावी तौर पर और शक्तिशाली बना देगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं योगी ने आखिर ऐसा क्या आदेश दिया कि विरोधी छटपटा रहे हैं। योगी का आदेश देखिए जरा। आदेश यह है कि नवरात्रि को लेकर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया। 9 दिनों तक मंदिरों, शक्तिपीठों में आयोजन होगा। इस बार 22 से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि लग रही। नवरात्रि में हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ होगा। 10 मार्च को सभी डीएम को निर्देश जारी किए गए हैं। 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश हैं। जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा और सभी जिलों को 1 लाख रुपए, जी हां, यही चुभ रहा है। चुभ यह रहा है कि सभी जिलों को 1-1 लाख रुपया दिया गया है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, यानी डीएम एक कमेटी बनाएंगे। जीपीएस, लोकेशन, पता, चयनित मंदिर का विवरण देना है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं की भी इसमें भागीदारी जरूरी होगी। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य स्तर पर 2
नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। अब सोचिए, आदेश तो आ गया, परेशान है कुछ लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इसके लिए क्रेडिट लेने जा रहे हैं, सुनिए जरा। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है, अगर श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई न सवाल की जरूरत है और न किसी जवाब की जरूरत है। आइए अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सवाल उठा रहा है योगी की इस भक्ति पर। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा धर्म का बाजारीकरण कर रही है, आस्थाओं का शोषण न करें। बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दिया, अखिलेश जी को पीड़ा है अयोध्या के दीपोत्सव से, कांवड़ यात्रा में डीजे बजने से, थानों में जन्माष्टमी से, दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस पाठ से अखिलेश जी को पसंद है नहीं। अखिलेश जी को क्या पसंद है? रोजा इफ्तार की दावतें, सैफई महोत्सव में बॉलीवुड के ठुमके, कब्रिस्तान की चारदीवारी। असीम वकार एमआईएम के प्रवक्ता ने लिखा, यह अपमानजनक ऐलान है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए कि आपने 1-1 लाख रुपए धार्मिक आयोजन के लिए आपने जिलेवार जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी तो शुरू से तुष्टीकरण करती रही है। समाजवादी पार्टी तो हर वो काम करती है कि जो बहुसंख्यक हो या चाहे हिंदू हो, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाने। अगर सरकार ने एक इतने बड़े सेक्शन के लिए दिया है तो सरकार कितनी होती है? वेलफेयर स्टेट होती है। और सरकार सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो सरकारें आखिर हम दूसरों को भी तो दे रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ रामायण का पाठ नहीं करवा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा, दूसरी तस्वीर दिखाई। योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे भी गए थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये गुरुद्वारे पहुंचे जब योगी आदित्यनाथ सभी धर्मों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन एक दौर था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस दौर में अखिलेश यादव पर बीजेपी ने बहुत आरोप लगाए। क्या आरोप थे देखिए, और आज योगी क्या कहते हैं, उन्होंने क्या फर्क है, क्या किया है। अखिलेश यादव की सरकार थी तो कहा जाता था कि आरोप लगते थे कि रोजा इफ्तार पार्टी का ही आयोजन होता है, बाकी किसी के बारे में कोई पूछ नहीं। अब अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है, उस वक्त कहा जाता था सिर्फ ईद पर ही 24 घंटे बिजली मिलती है, बाकी त्योहार में बत्ती गुल। अब 24 घंटे बिजली मिलती है सभी त्योहारों में। कांवड़ यात्रा पर डीजे बजाने पर रोक था, कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने से रोक हटाई योगी ने। थाने में जन्माष्टमी उत्सव पर रोक थी, थानों में जन्माष्टमी उत्सव से रोक हटाई योगी ने। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, ये आरोप लगा, बाकी कोई काम नहीं हुआ, बाउंड्री बनी कब्रिस्तान की। काशी में देव दीपावली का आयोजन हुआ। ईद पर विशेष आयोजन करते थे। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी योगी ने। तो ये जो आरोप हैं, अब जरा सुनिए हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं इस पर और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। ये उनका अपना जाति काम है और जाति बुनियादों पर
हर शख्स को इस बात की संविधान ने इजाज़त दी है कि वो अपने मजहब का प्रचार और प्रसार करे, मगर इसी के साथ साथ में इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं और एक बड़ी जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। संविधान की शपथ ली और सब धर्म के साथ, सब लोगों के साथ इंसाफ की बात कही गई और उसका उन्होंने हलफ लेते वक्त वादा किया था। इससे पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा, जिससे यह आम जनमानस का कल्याण होगा और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को बढ़ेगा। और मुझको लगता है कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरित मानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं। आइए, तो एक सियासत तो हो गई, योगी जी क्यों कर रहे हैं, क्यों योगी जी रामायण का पाठ करवा रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि ये कैंप 2 काटिए प्लीज, योगी जी आखिर क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, करने के पीछे सभी को कम से कम आईना देख लेना चाहिए जो भी सवाल उठाने। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना चलती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चलाते हैं, ओडिशा में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है और तमिलनाडु में मानसरोवर मुक्तिनाथ यरूशलेम यात्रा का आयोजन होता है। गुजरात में सिंधु दर्शन श्रावण तीर्थ योजना है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है। हरियाणा में मानसरोवर सिंधु दर्शन यात्रा है। तो राज्य कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो या बीजेपी शासित हो, उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना है, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी में कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना है। तो सभी राज्य तीर्थ पर जाने वालों के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराते हैं, इसलिए सवाल उठाने वाले खुद कटघरे में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, लव जिहाद पर सियासी दंगल हो गया आज 2 लोगों के बीच। ये नीतीश राणे, नारायण राणे के सुपुत्र, अगली तस्वीर दिखाइए, और ये अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता। ये दोनों विधानसभा से निकल रहे थे, ये दोनों विधानसभा से निकल रहे थे और फुल स्क्रीन उसे सुनाएंगे। ये दोनों विधानसभा से निकल रहे थे और आपस में भिड़ गए लव जिहाद पर विधानसभा के बाहर। देखिए जरा। मेरा चैलेंज है कि आज देखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। मेरा चैलेंज है, आज चैलेंज स्वीकार दो। चलो आज तारीख और टाइम बता, मैं लेके जाता हूँ, मैं घर से आपको पिकअप कर दो, नहीं आपको 50 चले जब तो आप मैं आपको 10,000 रुपये लेके मैं बुमाई क्या मांगी क्या माइक माइक मांगी क्या माइक मांगी क्या बोलू जा करना बोलू जा यार, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम। आप बोलते हैं मगर बाकी के लोग बताइए क्या करते हैं। आप बोल रहे हैं ऐसे, ये आपका सोच सब में डालेंगे, यही सोच है। नहीं जाती लव जिहाद पर ये दोनों नेता आमने सामने थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं जिन्ना के देश में मोदी मोदी हो रहा है। जिन्ना की तस्वीर आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। क्यों जिन्ना के देश में मोदी मोदी हो रहा है, पाकिस्तान में लोग क्यों मोदी का नाम ले रहे हैं, उसके पीछे वजह अगली तस्वीर दिखाइए। कल मैंने आपको दिखाई थी पाकिस्तान का तोशखाना, जो प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र अध्यक्षों को जो तोहफे मिलते हैं वो बेच खाए इन लोगों ने, इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए। भारत में प्रधानमंत्री मोदी को जो तोहफे मिलते हैं, ये तोहफे प्रधानमंत्री ने नीलाम करके देश के कामों में लगाए। इसलिए वहां के लोग कह रहे हैं कि मोदी कितने बेहतर हैं बाकी लोगों के मुकाबले। जरा देखिए, पहले मैं आपको कहानी बताता हूं जिन्ना के देश में क्यों मोदी मोदी हो रहा है, क्यों लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में मोदी की जमकर तारीफ हो रही है, वो इसलिए कि जनता और पाकिस्तानी मीडिया मोदी का गुणगान कर रही है, मोदी की ईमानदारी की मिसाल दी जा रही है। तोशखाना मामले के खुलासे के बाद तारीफ बढ़ गई। तोशखाना में विदेश से महंगे गिफ्ट रखे जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी नेताओं ने इन महंगे तोहफों को लूट लिया। पाकिस्तानी मीडिया इसे नेताओं की बेशर्मी कह रही है। मुल्क पर कर्ज बढ़ा लेकिन सरकार खजाना लूटती रही। पाकिस्तान के नेताओं को मोदी से न सीखने की नसीहत दी जा रही है। मोदी ने खुद को मिले तोहफे
नीलाम कर दिए थे। नीलामी से जो पैसे मिले उसे सरकारी फंड में जमा करा दिया था। गिफ्ट से जमा पैसे जन कल्याण के कामों में मोदी ने खर्च किए, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तोहफों को लूट लिया। देश के नाम मिले तोहफे वो अपने घर लेकर चले गए। हर सरकार ने गिफ्ट को लेकर देश को धोखा दिया है। पाकिस्तान में अब तक 10 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति हुए हैं। इन सभी 14 नेताओं ने तोहफों को लूटा है। इमरान तो विदेश में मिले 111 तोहफे घर लेकर चले गए। मुशर्रफ गिफ्ट में मिली बंदूक लेकर घर चले गए और आसिफ अली जरदारी गिफ्ट में BMW मिली, वो भी हथिया ली। ऐसे लुटेरे हैं। अब जरा सुनिए, पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं हालात क्या है। अपने पैसे देख के आंखें चुंधिया जाती हैं। इन लोगों की, हमारे लीडरों की भी आंखें जो है ना चुंधिया गई थी। हीरे जवाहरात, गोल्ड, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, डायमंड्स, अंगूठियां, नेम एनीथिंग, कोई एक भी नहीं निकला जो नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में आज दावे से कह सकता है कि मैंने सारी चीजें जमा करवाई और उनको ऑक्शन करवाया और पैसा जो है वो मैंने गर्ल्स एजुकेशन पर जमा कर, सारे के सारे घर ले गए पैसे। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कम से कम कुछ शर्म करनी चाहिए, इन्हीं से सीखना चाहिए। अखलाकियात के इतने भाषण देते हैं, इस तरह की वो बातें करते हैं, तो कम से कम इन्हीं से सीख लें। इसी तरह से जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले रहे मनमोहन सिंह, उनको भी तहफ़ मिलते रहे और उन्होंने भी इस तरीके से लूट मार नहीं की। अब ये जो आपने सुना, पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे हैं हकीकत क्या है। लेकिन आप सोचिए जरा, पाकिस्तान में जो नेताओं ने किया वो अलग है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। उनको जो तोहफे मिले उनका क्या हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने यह परंपरा शुरू की थी। परंपरा यह कि जितने तोहफे मिले इन्हें वो नीलाम कर देते थे। और 2002 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे प्रधानमंत्री मोदी। 12 साल में तोहफों की नीलामी से 100 करोड़ रुपए मिले। 100 करोड़ रुपए। और 100 करोड़ का इस्तेमाल कहां हुआ? बालिका शिक्षा में। इमरान खान घड़ी लेकर भाग गए। पीएम बनने के बाद भी तोहफों को नीलाम किया, यानी जो मुख्यमंत्री के दौर से परंपरा शुरू की थी नरेंद्र मोदी ने, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जारी है। 2018 में 1900 गिफ्ट की नीलामी की गई। 2019 में 2700 से ज्यादा तोहफे मोदी ने नीलाम कर दिए। 2021 में भी मोदी को मिले 2700 गिफ्ट नीलाम कर दिए गए। 2022 में 1200 तोहफों की नीलामी की गई और गिफ्ट में मिली जैकेट, पेंटिंग, घड़ियां लाखों में बिकी। नीरज चोपड़ा से मिला जो भाला था वो 1.5 करोड़ रुपए में बिका। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने यह भाला प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था। नीलामी से मिले पैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में खर्च होते हैं और 2014 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद अविरल और स्वच्छ गंगा को साफ करना, और यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। प्रधानमंत्री को भी सुनिए और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए। एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं, उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। साथियों, देश भर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए सरकार और समाज सेवी संगठन निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज से नहीं, दशकों से ये चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा, यही प्रयास, यही आस्था हमारी नदियों को बचाए हुए है। इंडिया देखें जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता। उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है कि वो मोदी 10 साल से इक़्तिदार में है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चला रहा है। इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। वो देखें तो हमारे एसेट कितने हैं जी, कुछ भी नहीं है। उनके 15,000 अरब है। इंडिया देखें जो भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, मतलब वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा। वो जो भी ट्राई करता है, लाइक अब उनके एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें, वहाँ पे जो उनके ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो इंपोर्ट नहीं करवाते। अब उनका जो फर्टिलाइजर्स हैं वो खुद बना रहे हो। हाँ,
अब एक और खबर बड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बैंक बंद हो गए, भाग गए। दुनिया में मंदी की आहट है क्या? अगली तस्वीर दिखाइए, बाइडेन से देख रहे हैं आप। अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया सवाल कि भाई आपके देश में बैंक बंद हो गया, तो सवाल सुनते ही भाग गए। देखिए, गेट भी बंद कर लिया। देख रहे हैं, ये देखिए, जैसे ही सवाल सुना वैसे ही भाग गए। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में कौन कौन से बैंक बंद हो गए। क्या अमेरिका की मंदी का असर कहां तक होगा? लेकिन बैंक्स का बंद होना अमेरिका जैसी जगह, भारत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो हाय तौबा मच गया, और वहां देखिए बैंक बंद हो गए। अमेरिका में मंदी की आहट है और अमेरिका में एक और बैंक बंद हो गया। 2 दिन में 2 बैंकों पर ताला लग गया है। अब तक अमेरिका के 3 बैंक में ताला लग चुका है। 2008 की मंदी के दौरान ऐसे हालात बने थे अमेरिका में, तब पूरी दुनिया भयंकर मंदी के चपेट में थी। भारत में भी मंदी छा गई थी और छटनी होने लगी थी। तब भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ा था। एक बार फिर भारतीय बाजार पर इसका असर दिख रहा है। अमेरिकी मंदी से सेंसेक्स सीधे प्रभावित हो रहा है। अमेरिका में अब जो बैंक बंद हुआ है वो सिग्नेचर बैंक है। सिग्नेचर बैंक के बारे में आपको बताऊं, सोमवार को सिग्नेचर बैंक पर ऐसे ही ताला लग गया। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क का एक क्षेत्रीय बैंक है। यह बैंक न्यूयॉर्क में ग्राहकों को सेवाएं देता था। कनेक्टिकट और कैलिफोर्निया में इसका कारोबार था। नेवादा, उत्तर कैरोलिना में भी काफी इसके ग्राहक हुआ करते थे। एफडीआईसी ने इस बैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एफडीआईसी मतलब फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, और अमेरिका में एफडीआईसी का काम ऐसे हालात से निपटना है। शुक्रवार को इसके शेयर्स काफी तेजी से गिर गए और तभी से इस बात की आशंका होने लगी थी, क्योंकि यह बैंक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक भी था। अगला बैंक सिलिकॉन वैली बैंक। 2 दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक भी अमेरिका में बंद हो गया। यह बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था, जो टेक और वेंचर कैपिटल में कारोबार करता था। यह अमेरिका में बैंक बंद हो रहे हैं, कोई शोर नहीं, लेकिन भारत में एक रिपोर्ट आने पर हंगामा हो जाता है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले